यहाँ पे भाई स्कॉर्पियो पार्क होती है। खैर स्कॉर्पियो से पहले तो और भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो चुकी है मेरी। मेनली यहाँ वो गाड़ी पार्क होती थी जो मैं चलाता था मेनली, ठीक है, और जो कम निकलती थथी, ठीक है। और इस तरफ जो गाड़ी पार्क होती है वो डेली यूज़ में यूज़ होती है भाई। और डेली यूज़ की गाड़ी हमारी जिमनी कहाँ है, वो भी चली गई क्या है? पहले इधर से गायब हुई, अब इधर भी गायब हो गई है। पूरा गैरेज भाई हमारा खाली हो गया। नहीं भाई, जिमनी अभी गई नहीं है, जिमनी अभी मेरे पास ही है। बातचीत चल रही है अपनी जिमनी के रिगार्डिंग। तो जैसे ही अपना तालमेल बैठ जाएगा और डील डन हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई जिमनी सोल्ड, ठीक है। जिस भाई को जाएगी उस भाई से भी आपको मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे। वो लेने आएंगे तो दिखाएंगे ना कि हाँ भाई इन भाई ने लिया, ऐसे लिया। आउट ऑफ स्टेट से भी मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ स्टेट से मुझे ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, मैसेजेस मेल और इंस्टाग्राम पे। तो आउट स्टेशन में क्या चीज़ हो जाती है कि जब आप अपने स्टेट में जाके रजिस्टर कराते हो ना, तो उस पर भाई आपको रोड टैक्स पे करना पड़ता है, जो रेस्ट ईयर्स का इसका बचा हुआ है। ऑलमोस्ट इसके ऊपर 13 साल का टैक्स लगेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ भाई को बोला कोई बात नहीं भैया, आपका वहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इतना स्टब्बन नहीं हूँ भाई। कई भाई कह रहे हैं विक्रम भाई तुमने जो प्राइस बोला है ना ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। मैं बोला भाई मांगे तो मौत भी नहीं मिलती इंसान को, ठीक है। वो मेरा आस्किंग प्राइस है, ठीक है। फाइनल डील प्राइस क्या होगा वो तो जब हम बातचीत आपस में कर लेंगे तभी होगा ना। भाई अपना बजट बताएंगे, मैं अपना बताऊंगा, फिर तालमेल बैठेगा, फिर बीच बेचाले वाली बात होएगी। ऐसे ही डील होती है भाई, ठीक है। हाँ, और फिलहाल ये रही भाई अपनी जिमनी, इसको लेके चलेंगे अभी अपन हम ऑटोमोटिव पे। और डिग्गी में दिखा देता हूँ इसके क्या रखा हुआ है। ये रही भाई अपनी ब्रेजा की सीट्स। तो दांगी भाई की जिप्सी में थी ना, तो दांगी भाई कल अपने को देके चले गए थे कि विक्रम भाई ये लो सीट्स, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे रख दिया इनको फोल्ड करके, तो अभी लेके चलते हैं। और भाई ऐसा मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि मेरे को भाई बेचनी है भाई, कोई कमी नहीं है मेरी गाड़ी के अंदर। जब सही टाइम आएगा ना, मतलब सही जो डील मिलेगी उसी पे देंगे। कोई कहता है भाई आपने एक्सेसरी लगाई, आपकी पसंद है। भाई साहब जो मेरी पसंद है या जो अगले बंदे की पसंद मैच करेगी वही तो बंदा लेगा ना, है। कई भाई तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में ना ऐसा मतलब बोलते हैं कि पता नहीं मैं कोई उनका दुश्मन लगता हूँ भाई। सच में मेरे को ना यार लोग ना इतने दुखी हैं क्या अपने जीवन से, हैं? सच में यार ऐसा लगता है कि यार कहीं का गुस्सा ना इंसान कहीं पे आके निकाल रहा था, और तुम ये कर रहे थे। छड्डा यार, छोड़ो। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और से लाइफ को एंजॉय करोगे। भाई सही रेट में जाएगी तो मैं बेचूंगा, नहीं जाएगी तो भाई मेरे पास रहेगी। कोई ऐसी मेरे को वो नहीं है कि मेरे को बेचनी ही बेचनी है, ठीक है। हाँ है मेरा मन चेंज करने का, और थोड़ा बहुत अभी मेरे को ये भी है कि मैं दो गाड़ी में थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि ये लूँ या ये लूँ, ये लूँ या ये लूँ। वही मैंने आपको पहले बताया था कि यार हमारे को पता है कि कौन सी गाड़ी में क्या है, कौन सी में ये मिलेगा, कौन सी में ये मिलेगा। तो उस करके ना बंदा कंफ्यूज थोड़ा सा तो लास्ट पे रहता ही है, क्या नहीं? आप भी रहते हो ना। लेकिन आपकी समस्या समाधान तो मैं कर ही देता हूँ। चलो एक आधा Q&A लेता हूँ आपको गाड़ी में बैठ के, और सीधा पहुँचते हैं अपन ऑटोमोटिव सेक्टर 70 गुरुग्राम। अब जैसे मैंने अपनी जिमनी के अंदर ये पोंपों वाला हॉर्न लगा रखा है ना, मैंने लगवा रखा है ये स्कॉर्पियो एन का। और जो कपलर है ना वो भी मैंने अरेंज कर लिए थे, तो मैंने कोई इसमें वायर कट नहीं कर रखी। तो एक भाई पूछ रहे थे कि विक्रम भाई अगर हम बाहर से कोई हॉर्न लगवाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो क्या उससे वारंटी वॉइड हो जाती है? भाई अगर आप स्कॉच लॉक या वायर को पील या कट कर देते हो तो बिल्कुल आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। अगर आप कोई कपलर लगाते हो, मतलब जो आपकी वायरिंग कंपनी की है उस पर कपलर लगा के वहाँ से आपने वायर आगे निकाली और उस पर आपने हॉर्न लगाया, ठीक है, और वहीं से रिले आपने लगाई, तो फिर आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो मेनली क्या होता है, वारंटी वॉइड तभी होती है जब आप गाड़ी के साथ ऐसी छेड़खानी करें जिसको रिवर्स ना किया जा सके। तो जैसे गाड़ी की वायरिंग है उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए आपको, और भी कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते और जो कंपनी की नज़र में एकदम से आ जाता है। टायर्स आजकल हम जैसे अपग्रेड कर लेते हैं, एक टायर साइज अब हम डाल लेते हैं, तो उसमें कंपनी अब वारंटी वॉइड इतना नहीं करती। पहले होता था इशू, अब नहीं करती। एक आधी कंपनी है कोई कर दे तो कर दे, अदरवाइज मेनली मोस्टली जितनी कंपनीज हैं अभी नहीं करती भाई टायर। और अगर आप अलॉय चेंज करते हो, टाटा महिंद्रा तो नहीं करते इस मामले में। हालांकि टाटा में क्या है, जो नई हैरियर सफारी है उसमें अगर आप हॉर्न भी चेंज करते हो तो कई बार भाई चेकलाइट आ जाती है। एक दो यार दोस्त हैं जिनकी गाड़ी में ऐसा हुआ है, तो मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि भाई सेंसर इतने ज़्यादा हैं गाड़ी के अंदर, तो मैं रहने दो, छोड़ दो। और एक चीज़ और है, क्या गाड़ी को ट्यून कराने से उसकी वारंटी वॉइड होती है? देखो जो ECU आप ट्यून करते हो अपनी गाड़ी का, वो कोई खुलता नहीं है,
ठीक है, कि कई लोग सोचते हैं भाई खोल के उसके अंदर कुछ सोल्डिंग वोल्डिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके ECU को भाई उतार के लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको उसके अकॉर्डिंग अपडेट किया जाता है, तो ऐसे भाई ECU आपका ट्यून हो जाता है, आपकी गाड़ी ट्यून हो जाती है। अगर आप स्टेज 2 स्टेज 3 कर रहे हो तो हार्डवेयर भी गाड़ी का चेंज करना पड़ता है, तो ये चीज़ रहती है। उस सिचुएशन में स्टेज 2 स्टेज 3 में ज़्यादा पता लग सकता है, स्टेज 1 में पता नहीं लगेगा। अब मैंने तो स्टेज 1 स्टेज 2 तक अपनी जिम्नियो करके देखा, नहीं पता लगा किसी को। स्टेज 1 तो बिल्कुल ही नहीं पता लगेगा, ठीक है। इवन वो लैपटॉप लगाएंगे ना, OBD स्कैनर भी लगाएंगे, उससे भी नहीं पता लगेगा। कोई बिल्कुल ही ज़्यादा शाना कोई टेक्नीशियन होगा तो पता कर ले तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं पता लगता। शेख जफ़र भाई की गाड़ी है, 4 नंबर गाड़ी है, मेरे को गाड़ी स्क्रैप में देनी है, लेकिन मसला ये है कि उस पर लोन ख़त्म हो गया है पर NOC मिली नहीं है। गाड़ी मुंबई में है, हरियाणा से HDFC के लोन था, HDFC NOC कैसे निकले प्लीज़ बताओ। देखो भाई, आपको जहाँ से आपने लोन लिया था HDFC बैंक से, उनसे आप ये पूछो कि आपकी मेन ब्रांच कौन सी जो आपकी लोन में डील करती है। जैसे आप गुड़गांव में हो तो इनका सेक्टर 12 में है HDFC का, वहाँ पे है, ठीक है। तो आप अपने शहर में पता करो कि जी जो मेन HDFC जो लोन इनका ब्रांच है, वहाँ से आपको भाई इसकी NOC मिलेगी। मतलब आपने अप्लाई करना पड़ेगा, कई बार हाथों हाथ भी देते हैं, कई बार हफ्ता 10 दिन भी वो टाइम मांग लेते हैं, कहते हैं जी बाय पोस्ट हम आपके घर पे भेजेंगे। तो एक वो फॉर्म 35 देंगे, एक नहीं 2 फॉर्म 35 देंगे। एक होगा आपका जो RC ट्रांसफ़र उसमें काम आएगा, मतलब RC के ऊपर रिमूव कराने के लिए, और दूसरा होता है इंश्योरेंस कंपनी से उसको रिमूव कराने के लिए, और एक NOC का लेटर वो आपको देंगे। तो ये तीनों चीज़ आपको लगेंगी भाई, ठीक है। तो ये निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद भाई आप RC के ऊपर से रिमूव करा लो, और फिर जहाँ पे भी आप स्क्रैप करा रहे हो फिर आप अपनी गाड़ी को डी रजिस्टर कराओ, क्योंकि जब तक लोन वहाँ से क्लियर नहीं होगा वो डी रजिस्टर भी नहीं करेंगे, फिर आप डिफ़ॉल्टर मानने जाओगे, क्या नहीं कि वो कह देंगे जी आपने लोन तो भरा नहीं। क्योंकि NOC जब तक नहीं लगेगी, जब तक हाइपोथिकेटेड वाली जो लाइन है वो खाली नहीं आएगी, ब्लैंक नहीं आएगी, तब तक तो यही माना जाएगा ना भाई कि इस गाड़ी के ऊपर लोन है। तो फिर खामखा में डिफ़ॉल्टर हो, इट्स बेटर ये आप प्रोसेस करवा लो, उसके बाद आप अपनी गाड़ी स्क्रैप में दे देना। भाई मैं तो सीधा अंदर आके ना गाड़ी से सीटें उतरवा के रखा के देख ली। देखो इनके अंदर तो कुछ ऑल्ट्रेशन अपने को करने की ज़रूरत है नहीं, ये तो सीधा अपना आराम से चल जाएंगी। इनके लिए कुछ नहीं करना, कोई ब्रैकेट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना इनमें, जैसी हैं वैसी हैं। बस इसकी जो नीचे पिन है ना, ये देखो ये वाली जो पिन है, इस पिन के लिए छेद करने हैं हमारे को, ठीक है। 2 उधर करके, और उसके बाद अरे कहाँ उलझ गई, ठीक है। मैंने भाई को बोल दिया मैं मैक्सिमम जितनी पीछे जा सके तो ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो इनमें तो कुछ नहीं करना, सीधा अपना छेद करना है, पुराने जो छेद हैं उनको अपना वेल्डिंग करके बंद करना है, बस ये सीधा प्ले हो गया। और भाई इसमें अब अपने पास क्या करना है, अपने को 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसमें अपना आर्मरेस्ट लगवाऊँ, यहाँ पे फिट कराऊँ, ठीक है। इसमें आर्मरेस्ट फिट अगर हम करते हैं तो वो मैनुअल हो जाएगा, या फिर ये कर सकते हैं कि अगर स्टोरेज वाला आर्मरेस्ट लगाएं तो स्टोरेज वाला अलग से यहाँ बन के रखा जाएगा। अब आप बताना कि अपने को इसमें फिक्स वाले आर्मरेस्ट करवाने चाहिए, मतलब मूवेबल वाले सीटों के अंदर, या फिर अपना सेंटर में रखवाऊँ, क्योंकि यहाँ से आने जाने का रास्ता तो रहेगा नहीं, रास्ता हम पीछे से रखेंगे। अब रईस भाई ने भाई इसकी बताई है कि भाई मैं इसमें बनाऊंगा भैया ब्रैकेट। जाओ रईस भाई सुन के आओ एक बारी, जल्दी आना। तो पीछे भाई ये वाली सीट लगेंगी, ठीक है। अब कई भाई कह रहे थे विक्रम भाई आगे पीछे आप ना सेम सीट कर दो। भाई सेम कर तो दूँ मैं, लेकिन भाई सेम चालू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भाई पीछे जो अपने को सीट चाहिए उस सीट की हम ज़्यादा हाइट नहीं रख सकते। अब आप देख रहे हो सबसे छोटी हाइट की सीट यही आती है, तो यही लगेगी भाई। दूसरा थोड़ा सा इसको हम यहाँ से गैप करके रखेंगे, ताकि जो ये सीट है आराम से आगे पीछे करनी हो, ठीक है। मतलब आगे पीछे तो यहीं से होएगी, मतलब जो बैक अपनी रिक्लाइन करनी हो तो आराम से यहाँ पे हाथ डाल के हो सके। नहीं तो पहले मैंने सोचा था कि इस सीट को उधर लगा देता हूँ, उस वाली को इधर लगा देता हूँ, तो जो सीट एडजस्टमेंट है वो बीच में आ जाएगी। लेकिन माँ नहीं यार, फिर मेरे दिमाग में ना एक और चीज़ आई, मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ कि पीछे अगर मेरे को सीट बेल्ट का ऑप्शन देना है तो वहाँ मुझे कुछ वेल्ड करना पड़ेगा। मेरे पास मैनुअल वाली सीट है ही, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे पीछे सीट बेल्ट देनी हुई। नहीं तो हम ये कर सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से खोल के, भाई इसकी अगर हम यहाँ पे आर्मरेस्ट ना दें तो यहाँ से इसको खोल के एक एंगल यूँ दे के, ठीक है, इसका आर्मरेस्ट हम बना सकते हैं। तो ये बताओ कैसा ऑप्शन है, ये मेरे को अभी आया दिमाग में कि मैं इसको खोल के इसको यहाँ से, मैं इसको यहाँ से आर्मरेस्ट का ऑप्शन दे सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी भाई, अच्छा लगेगा ना फिक्स वाला। आगे वाले में नहीं दे सकता भाई वो चीज़ में, क्योंकि आगे वाले में तो सीट बेल्ट लगेगी ना उसके अंदर। अब चाहूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है,
यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ ना फिक्स, नहीं पर इसमें जगह नहीं मिलेगी मेरे को, क्योंकि जो इसकी सीट बेल्ट है वो यहाँ कसी गई थी ना। कोई नहीं, हम उसको रहने देंगे, आगे वाली को नहीं छेड़ेंगे। पीछे वाले में देखता हूँ, अगर मैंने सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया, अगर यहाँ पीछे वाला जो पाइप है जो यहाँ पे लगेगा अपना पाइप, उसमें नट वेल्ड हो गया और वहाँ पे वो सीट बेल्ट कसी, तो मैं या तो इसको मैनुअल सीट बेल्ट का ऑप्शन दे सकता हूँ। दोनों काम हो सकते हैं वैसे, आर्मरेस्ट भी हो सकता है, सीट बेल्ट भी हो सकता है। यहीं से मैं इसको एक नट थोड़ा बड़ा लेके कि ऊपर से यहाँ से वो चला जाए और नीचे सीट बेल्ट का ऑप्शन हो जाए। ठीक है, अब इसमें भाई आ रहा है, आ गया रईस भाई, आ जाओ। कैसे बनाओगे ब्रैकेट उधर की, हैं बनाया कुछ जुगाड़? भाई कह रहे थे कि मैं ना, हाँ अच्छा इससे बना के दिखाओगे? अपने तार मोड़ी, हाँ हाँ, ये तार हमने इस तरीके से, अच्छा समझ गए? ठीक है समझ गया, मतलब एक का स्टैंड यहाँ बन गया, हाँ एक चद्दर का स्टैंड वहाँ बन गया। ठीक है, और वो कस दिया आपने ढोल पे, हाँ। और सीट आ गई उसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर। हम ढोल पे बेल्टिंग कर देंगे, ना वेल्ड मत करना, नट बोल्ट पे कर देना, बेल्ट करके वो लगा देंगे ना। अच्छा सीलेंट लगा दोगे, पक्का काम कर दोगे, चलो ठीक है। इसको टाँके लगा के हाँ सीरेंट डाल देंगे, चलो ठीक है। यहाँ तो यहाँ दोनों साइड ब्रैकेट बन गई। हम सीधा सा सिंपल से बात है, ऐसे सिंगल हो जाएगा, हाँ अंदर की तरफ से बोल्ट हो जाएंगे, ठीक है, बाहर सिंगल प्रेस हो जाएगा। ठीक है भाई। तो उधर हम लगा रहे हैं भाई ब्रैकेट, इस तरीके से ये आ गया ना, आगे की, हाँ ऐसे अच्छा ब्रैकेट हो जाएगा, प्रॉपर ब्रैकेट बना दोगे ना, सही है, और वो यहाँ खराब हो गए, हाँ बोल्ट लग जाएगा। सही है। उधर की सिंगल पीस में वो ब्रैकेट आ गई, हाँ। क्योंकि हल्की सी अभी ये तो हमने टिका रखी ना इसके ऊपर, हल्की सी तो मतलब एक आधा सूत ऊपर उठेगी ये, हाँ। ताकि चलने में दिक्कत ना आए ना चैनल में ये। हाँ इतनी बस, ज़्यादा ऊंची भी नहीं, बस जितनी अपने को चाल मिल जाए नीचे बस उतनी। हाँ इधर इतना गैप रखना बस थोड़ा, हाँ इतना गैप थोड़ा सा और इधर कर लो ये बस, हाँ इतना ही आएगा क्योंकि वहाँ भी तो नट कसना है ना अपने को। ठीक है, हाँ इतना आ जाएगा। एक बार दूसरी ओर रख के देख लो ना, बीच में गैप कितना बचता है, लेके आओ ना एक बार दूसरे वाली ओर। तो भाई इस तरीके से दिखेंगी पीछे ये। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसका तो एक होता है ना स्क्वायर बनेगा, दो नट ऊपर लग गए और ये अपना नीचे फ्लोर पे टाइट हो गया। एक इसका रेक्टेंगल की शेप का, जैसे ये पाइप है ना, ऐसे यूँ प्रॉपर यूँ बंद होके एक यहाँ लगेगा, ये उस पर टाइट होगी। अब इसमें क्या है, अगर ये देखो वहाँ की ब्रैकेट तो फिक्स होगी, अगर ये प्ले नहीं आया इसमें फिर तो मैं ऐसे रखूँगा, क्योंकि फिर बीच का जो पैसेज है ना वो डिस्टर्ब नहीं होएगा। लेकिन भाई अगर इसमें थोड़ा बहुत प्ले आया तो फिर इन दोनों को भी फ्रेम को जोड़ने के लिए हम ये कर सकते हैं, खाली नीचे से जोड़ सकते हैं या ऊपर से भी जोड़ें, तो फिर ये ट्रे का काम करेंगे। लेकिन कई बार मान लो कुछ ऐसा सामान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी रखनी है ना भाई गाड़ी हमारे को, कुछ लंबा ऐसा डालना पड़ गया यहाँ से वहाँ तक का, तो वो सामान नहीं आ पाएगा भाई। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मैंने भाई को ये बोला अगर मैं पहले ऐसे चेक कर लेना, अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर नीचे से जोड़ देना, उस तरीके से देख लेना, क्योंकि नीचे का तो मैट के अंदर ढक जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं ऊपर का यार दिक्कत करेगा। चलो ये हो गया। अब गाड़ी में आपने देख लिया होगा भाई कि इंजन तो है नहीं, इंजन भी उतर चुका है भाई, ये करे हो, ये उतर गया इंजन, कुछ नहीं भाई। पावर स्टीयरिंग का पंप बचा हुआ है, ये ब्रेक बूस्टर है, बस ये सामान बचा हुआ है, ये भी खुलेगा धीरे धीरे, एक एक पीस भाई इसका अलग होएगा। अभी जो मिग वेल्डिंग वाली मशीन है ना, तो स्पोर्ट वो चल नहीं रही है इनकी, उसमें कुछ फॉल्ट सा आ गया, वो चालू हो जाएगी तो ये वाला काम भी चालू होएगा, क्योंकि पत्थर वगैरह मान ली जरूरत पड़ी तो लगाना पड़ेगा ना। ये रखा भाई अपनी जिप्सी का इंजन, ठीक है, ये उतार के यहाँ रख रखा है, ठीक है। अब यूँ का यूँ निकाल दिया, गियर बक्से के साथ निकाल दिया था, मैं भाई कुछ मत खोलना, सीधा निकाल देना, बोला जी सीधा ही निकाल रखा है। अब इन्होंने गलती कर रखी है, ऊपर से खुला छोड़ रखा है, इसके अंदर डस्ट जाएगी, बंद करवाता हूँ इसको कह के। अब ऐसे ही हो गया ना, कपड़ा ठूस के ऊपर से मास्किंग टेप लगा दी। अब यार पता है वर्कशॉप भाई डस्ट वस्ट जाएगी, एक्चुअली हर चीज़ पता नहीं होती ना, जिस लड़के ने खोला हुआ उसको तो पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। तो मैं वही बात है ना, मैं देखता रहता हूँ, तो भाई अपने को दिख जाती है तो वो चीज़ अपन कर लेते हैं। ओके चलो भाई, ये अपडेट था भाई जिप्सी की तरफ से। अनीस भाई कल से शुरू करोगे अब इस पर? कल से करेंगे भाई इसके ऊपर शुरू ना, तो बस एक बार सीट एक बार सेट हो जाएंगी। ये वाला पार्ट भी कल ही करोगे शुरू, फिर पहले सीट करोगे फिर ये वाला छेड़ोगे? हैं ठीक है, ये छेड़ोगे फिर दोबारा से फेंडर लगेंगे, दरवाजे लगेंगे, सेटिंग बनेगी, हैं एक बार पूरा सेट हो गया फिर दोबारा चालू हो जाएगी ना। हाँ हाँ, वेल्डिंग फिर सारी ये पत्ती कट जाएंगी, नई पत्ती बनाओगे, नई पत्ती बनाएंगे, उसी चद्दर की फिर लगाएंगे। सही है सही है। उधर से भी ये मोड़ रखा है, हाँ हाँ हाँ, वो भी सीधा चाहिए मेरे को बिल्कुल, ऐसे जैसे जेनून आता है ना, जेनून ऐसे बनाना उधर का भी। चलो तो फिर टायर कौन से लगाओगे, छोटे? क्या नहीं, टायर यही रहेंगे, पहले इसमें और बड़े टायर थे,
टायर तो ये मैंने प्रॉपर साइज के कर रखे हैं। तो चद्दर पड़ने से कोई दिक्कत नहीं। ना 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 ना, अब आप चद्दर नॉर्मल कर दो, अब ये टायर कहीं नहीं अड़ता इसमें। पहले वाला टायर बहुत बड़ा और चौड़ा था, वो अड़ता था, उसके लिए कर रखा था उन्होंने, ये नहीं अड़ेगा इसमें। ना ना ऐसे मत रहने दे यार, अब तो जो जेन्युइन है वो जेन्युइन बना दे। और प्लस मैं इसके आगे ना वो भी कराऊंगा भाई, फ्रंट मड फ्लैप लगाने के लिए। अच्छा एक पत्ती और बनानी पड़ेगी आपको, ये देखो ऐसी बनाना, ये जैसे ये पीछे मड फ्लैप लगे हुए हैं ना, ये लगे हुए, एक ऐसी पत्ती दो आगे की भी बनाना। करोगे तो है ही, उसके साथ ही ना वेल्ड करके यहाँ से यहाँ की इससे कनेक्ट कर देना, ताकि आगे भी मड फ्लैप लग जाए। सेम उसी के हिसाब की बनाना, फिर जेन्युइन मड फ्लैप आएगा वो भी लग जाएगा। वैसे जिप्सी में लगते नहीं है आगे मड फ्लैप, तो उसी हिसाब से हो जाएगा। अब जब हो रहा है तो मैं बना ही दे भाई, सारे काम हो जाते हैं, फिर लास्ट में आके ना एक चीज़ याद आती है, अरे भाई ये चीज़ पहले सोच लेते तो ये चीज़ें नहीं होती, और फिर बाद में सोचते हैं चलो यार अब तो चलता है, लेकिन भाई अपने में चलता नहीं है। हम ना ये चीज़ चेक करेंगे पहले, और चेक क्या करना है, ये सीट, ये पाइप चेक करना था कि भाई साहब ऊपर गैप है या नहीं है। तो ऐसा है भाई, नहीं अड़ेगा, हल्का फुल्का ये सीट अभी आधा एक इंची और ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा ही हुआ तो थोड़ा सा रिक्लाइन में बैठ जाएगा बंदा, क्या नहीं, पर बंदे को भाई ये सर में पाइप अटकेगा नहीं। खैर कोई भी जो भी भाई पीछे से चढ़ेगा ना यहाँ आराम से, उसको इतना तो ध्यान ही होगा कि भाई साहब मेरे को थोड़ा सा बच के जाना है पाइपों से, हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये चीज़ थी भाई, एक बार मैं चेक कर लें तो मैं ये चेक हो गया, सही है। तो पुष्पेंद्र भाई कह रहे थे, बोला अभी बैठे थे हम बात करें, बोला आपने इसी चेक करी, मैं क्या, बोला पाइप। मैं यार वैसे तो मैंने पूरा तसल्ली कर ली थी, सबसे लो सीट यही बैठती है, और मैं पाइप पीछे वाला, तो पहले पीछे वाला पाइप वाला लगा के देखा मैं, इस वाले पाइप से तो मैं सीट काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट आप ये देखो ना यहाँ है, ये देखो इतना गैप है अपने पास, ठीक है। और इसमें भी इनकी लगभग हाइट, इसकी तो बल्कि थोड़ी सी और ऊंची है, ठीक है। तो मैं ठीक है यार, चेक कर लिया, सही हो गया, तसल्ली होगी इस चीज़ की भी, क्योंकि कल सबसे पहले इन सीटों का ही काम होना है, उसके बाद फिर सारा बॉडी का काम छिड़ेगा। जिप्सी का काम तो चलता रहेगा भाई, जिमनी हमारी चमकती कब नहीं होनी चाहिए हैं। तो भाई डिग्री सर मरवा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए थे, टायरों में ना पीलापन आ गया था, अब ये डिग्री सर मार दिया लोहे फिर टायर पे। ये देखो, एक तो वैसे ही लगने के साथ वैसे ही पकड़ छोड़ देता है ये, अभी इसके ऊपर ब्रश लगेगी ना, अब देखना पूरा पीला पीला हो जाएगा ये। अभी एक बार टायर पे लगने दो, अंतेश घुमाइए एक बार टायर पे, हाँ ये अंदर इस पे नट वाली जगह में भी ले ले फोम को अंदर, हाँ इसमें भी घुमा दे। तो अभी देखना भाई, अभी ये कितने गंदे हो रहे हैं ना, डल डल से हो रहे हैं, देखो अभी इनमें शाइन इतनी नहीं है ना। इधर वाला दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो टायर देख रहे हो कैसा हो रखा है, अभी देखना कैसा हो जाएगा चमक के। मार 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 ब्रश मार, ये देखो ये जो जम जाती है ना भाई मिट्टी, और मैं पॉलिश वगैरह नहीं लगवाता भाई, बिल्कुल टायर को ना बढ़िया तरीके से साफ़ करा लो। इसमें यूँ है थोड़ी सी मेहनत कम लगती है, उसमें यूँ है क्या, तो फिर अपना शैम्पू मार के ब्रश मारो तगड़ी, काफ़ी देर तक घुमाओ, तब टायर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नहीं तो ऐसे मारो, अंतेश थोड़ा नीचे की तरफ फोड़ लियो इधर, हाँ। अब भाई वह मौसम जैसा भी रहे भाई, बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन गाड़ी साफ़ रहनी चाहिए भाई। हाँ, आने वाली बात हो जाती है कि स्टेपनी कौन सा रोड पे चलती है, ये देख लो भाई, स्टेपनी पे भी इतनी मिट्टी जम जाती है, बारिश है ना भाई। मार भाई अंतेश, ये देखो तो जल्दी से निकाल दे। अब इसको देखना पीछे वाले पे मिट्टी कैसे हटेगी, हाँ गाड़ी चाहे कितनी भी साफ़ हो, अगर गाड़ी के टायर साफ़ नहीं है तो गाड़ी साफ़ नहीं है भाई। गाड़ी के टायर साफ़ समझ लो गाड़ी साफ़। ये देखो भाई फ्लोर पे देख रहे हो कितना गंद निकला है, देख लो वॉशिंग होने के बाद भी। तो ये स्टेन्स ऐसे हो जाते हैं भाई, कई बार मिट्टी है ना पकड़ लेती है, चिपकी रहती है, हल्के फुल्के में नहीं उतरती भाई, उसके लिए तो ऐसी ही डीप क्लीनिंग करवानी पड़ती है। भाई अंतेश ने बिल्कुल ऐसी बना दी ब्रांड न्यू। भाई देखो कुछ भी कहो, पीपीएफ का फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर अच्छी वाली पीपीएफ हो रखे ना, और आप उसको बढ़िया से मेंटेन करते हो, तो भाई आपकी गाड़ी ना हमेशा ऐसे ही चमचमाती रहेगी। थू अब देखो टायर में फ़र्क देख रहे हो, कितना फ़र्क आ गया, टायर बगैर पॉलिश के बिल्कुल ब्लैक दिख रहे हैं, और अलॉय पे पूरी शाइन आ गई। चलो अब चलते हैं लेके।